दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ। और दोस्तों आज जो ये स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये कल की स्टोरी का सेकंड पार्ट है, क्योंकि जो कल जो मैंने स्टोरी की थी उस वीडियो में वो स्टोरी कवर नहीं हो पाई थी, तो आज उसका सेकंड पार्ट है और आज ये स्टोरी पूरी हो जाएगी। तो यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए जो पिछली वाली वीडियो है उसे आप देख लीजिए, ताकि आप इस स्टोरी को अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों कल की जो स्टोरी थी जहां इसको हमने छोड़ा था, हम इसको वहीं से अब शुरू कर रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें। और उसके अलावा दोस्तों चैनल पर यदि आप नए हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। द मैसेंजर हैड come to inform the king about his neighboring king Vijayanand, who was making big plans and schemes to attack the किंगडम ऑफ राजनगर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? काफ़ी ये लंबा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे। द मैसेंजर हैड कम टू इन्फॉर्म द किंग। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि पास्ट में कोई भी क्रिया पूरी हो चुकी थी, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हेड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों कम मतलब आना, और ये इसकी कम की थर्ड फॉर्म है कम। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द मैसेंजर हैड कम टू इन्फॉर्म द किंग, मतलब जो मैसेंजर था, जो संदेशवाहक था, हैड कम टू इन्फॉर्म द किंग, वो राजा को सूचित करने के लिए आया था। अबाउट हिज नेबरिंग किंग, अपने पड़ोसी राज्य के पड़ोसी राजा के बारे में। विजयनंद, अपने पड़ोसी राजा विजयनंद के बारे में। हु वॉज मेकिंग बिग प्लान्स। दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का कोई रेफरेंस देना चाहते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है। और ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, जहाँ पर वॉज या वर्ग का प्रयोग किया जाता है, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। हु वॉज मेकिंग बिग प्लान्स एंड स्कीम, जो बड़ी बड़ी योजनाएं और षड्यंत्र बना रहा था, टू अटैक, हमला करने का, द किंगडम ऑफ राजनगर, राजनगर राज्य पर हमला करने का। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो मैसेंजर था, जो संदेशवाहक था, वो राजा को इन्फॉर्म सूचित करने के लिए आया था। अबाउट इज नेबरिंग किंग विजयनंद, मतलब कि जो उनके पड़ोसी राजा थे विजयनंद, उनके बारे में। हु वॉज मेकिंग बिग प्लान्स एंड स्कीम्स टू अटैक द किंगडम ऑफ राजनगर, जो राजनगर के राज्य पर हमला करने के लिए साजिश और बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे थे। चलिए आगे देखिए। किंग सूर्यवंशी गॉट वेरी अपसेट टू हियर द न्यूज़। और दोस्तों ये जो वाक्य है, अपसेट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चिंतित हो जाना या फिर गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना, और ये एडजेक्टिव है। और इस वाक्य में एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप एक एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो वहाँ आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो आप इस बात को हमेशा ही अच्छे से ध्यान में रखें कि आप एडजेक्टिव के साथ कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन आप वहाँ कोई सपोर्टिंग वर्ब लेके उसे एक वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का प्रयोग किया गया है, और ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो इस तरह से अपसेट को यहाँ वर्ब बना दिया गया है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? किंग सूर्यवंशी गॉट वेरी अपसेट टू हियर द न्यूज़, जो राजा सूर्यवंशी थे, गॉट वेरी अपसेट, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, मतलब कि उदास हो गए, कह सकते हैं चिंतित हो गए, टू हियर द न्यूज़, इस खबर को सुनकर। ही देन वेंट अहेड, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। ही देन वेंट अहेड, फिर वो आगे चले गए, टू डिस्कस, चर्चा करने के लिए, दैट इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में, उस सूचना को डिस्कस करने के लिए, विद हिज आर्मी जनरल, आर्मी जनरल, अपने जो उनकी जो आर्मी जनरल थे उनके साथ उस बारे में चर्चा करने के लिए वो आगे चले गए। एंड प्रिपेयर्ड फॉर द बैटल, और बैटल मतलब कि युद्ध की तैयारी करने के लिए। एंड प्रिपेयर्ड फॉर द बैटल, और उन्होंने युद्ध की तैयारी की। चलिए आगे देखिए। द किंग रिमेन्ड वेरी बिजी एंड अपसेट द होल डे। क्या अर्थ हुआ?
दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी सी सीखने को मिलेगी। REMAIN रिमेन, रिमेन का मतलब होता है किसी अवस्था में बने रहना, और सेकंड फॉर्म में रिमेंड। तो आप देखेंगे कि जो रिमेन का यूज़ है वाक्यों में कई बार किया जाता है। उसके अलावा आपको ये समझना है कि रिमेन का प्रयोग कब किया जाता है और इस तरह और किस तरह के वाक्यों में रिमेन का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो दोस्तों रिमेन का प्रयोग आप जब करते हैं जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां आप ये दिखाते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी अवस्था में बना रहा या फिर बना रहेगा। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर आप किसी व्यक्ति को या कोई भी अवस्था को बना रहना दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें रिमेन का प्रयोग करना होता है, और रिमेन के साथ हम किसी भी तरह का एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग हम कर सकते हैं और हम वाक्य को बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप दो एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया रिमेन के साथ। बिजी जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है व्यस्त, और अपसेट जिसका मतलब होता है उदास होना, गुस्सा होना, चिंतित होना, उसे अपसेट कहा जाता है। दोनों एडजेक्टिव हैं और यहाँ पर इन एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है रिमेन के साथ। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ देख लेते हैं। द किंग रिमेन्ड वेरी बिजी एंड अपसेट द होल डे। होल डे मतलब पूरा दिन। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जो राजा थे वो पूरा दिन व्यस्त और उदास रहे, चिंतित रहे। ही डिड नॉट गेट एनी टाइम टू टेक हिज मील। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, जहाँ सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ सब्जेक्ट ही है, ही के साथ डिड नॉट और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट का मतलब मिलना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही डिड नॉट गेट एनी टाइम टू टेक हिज मील। और मील का मतलब भोजन, मतलब उन्हें कोई भी समय नहीं मिला टू टेक हिज मील, अपना भोजन लेने का उन्हें कोई भी समय नहीं मिला। सून जल्दी ही दिस न्यूज़ हैड स्प्रेड इन हिज एंटायर कोर्ट एंड पैलेस। दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। और उसके अलावा आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए, SPREAD, स्प्रेड का मतलब फैलना या फैलाना। उसके अलावा आप एक और चीज़ को नोट कर लीजिए कि जो स्प्रेड है उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो यहाँ पर स्प्रेड जो है ये थर्ड फॉर्म के रूप में ही प्रयोग की गई है। उसके अलावा ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों हैं। तो यहाँ ऐड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, सून जल्दी ही दिस न्यूज़, ये जो खबर थी, हैड स्प्रेड इन हिज एंटायर कोर्ट, वो उनके पूरे दरबार और उनके महल में फैल चुकी थी। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, वैन द किंग एंटर्ड हिज कोर्ट, एंटर मतलब प्रवेश करना, वैन द किंग एंटर्ड हिज कोर्ट मतलब जब राजा ने अपने दरबार में प्रवेश किया। ऑल हिज मिनिस्टर्स एडवाइज्ड हिम टू हैंग द ओल्ड लेडी। एडवाइज मतलब सलाह देना, सेकंड फॉर्म में एडवाइज्ड। ऑल हिज मिनिस्टर्स, उनके सभी मंत्रियों ने, एडवाइज्ड हिम, उनको सलाह दी, टू हैंग द ओल्ड लेडी वेरी सून मतलब उनके सभी मंत्रियों ने उनको, उस बूढ़ी महिला को फांसी पर जल्दी चढ़ा देने की सलाह दी। Everyone believed that she was a bad omen, और बैड ओमन का मतलब होता है अपशकुनी। तो क्या अर्थ हुआ, एवरीवन बिलीव्ड दैट शी वॉज अ बैड ओमन मतलब हर किसी का मानना था कि वो अपशकुनी थी। द कोर्टियर्स सेड, दरबारियों ने कहा, योर ऑनर मतलब कि महाराज, यू मे ऑल्सो नोटिस हाउ हंग्री यू हैड टू रिमेन थ्रू आउट द डे आफ्टर सीइंग दैट ओल्ड लेडी। चलिए दोस्तों यहाँ पर हैड टू का प्रयोग किया गया, तो मैं चाहूँगा आप इस स्ट्रक्चर पर भी ध्यान दें। हैड टू का प्रयोग पास्ट में किसी भी विवशता को दर्शाने के लिए किया जाता है, और इस तरह के जो वाक्य हैं वो पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस के वाक्य कहलाते हैं। जब हम ऐसा कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी को कोई काम विवशता में करना पड़ा, तो वहाँ हैड टू का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस तरह से इसका मतलब क्या हुआ देख लेते हैं। उन्होंने क्या कहा, योर ऑनर मतलब कि महाराज, यू में ऑल्सो नोटिस, आपने भी नोटिस किया होगा मतलब ध्यान दिया होगा, हाउ हंग्री यू हैड टू रिमेन, आपको कितना भूखा रहना पड़ा, थ्रू आउट द डे, पूरा दिन, आफ्टर सीइंग दैट ओल्ड लेडी, उस बूढ़ी महिला को देखने के बाद। वाई डोंट यू रियलाइज दैट दिस लेडी इज़ इंडीड एन अगली विच हु ब्रिंग्स इल लक टू एवरीवन। तो उन्होंने क्या कहा, वाई डोंट यू रियलाइज मतलब आपको रियलाइज़ का मतलब होता है पता चलना, एहसास होना। वाई डोंट यू रियलाइज मतलब आपको एहसास क्यों नहीं होता है कि दिस लेडी, ये महिला, इज़ इंडीड एन अगली विच, ये वास्तव में, इंडीड मतलब वास्तव में की मतलब ये वास्तव में एक डायन है, हु ब्रिंग्स इल लक टू एवरीवन, जो हर किसी के लिए दुर्भाग्य लाती है। चलिए आगे देखिए।
किंग सूर्यवंशी वॉज कन्विंस्ड बाय सच वर्ड्स एंड ही सून ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स मे दिस लॉर्ड लेडी बी हैंग्ड टुमारो। दोस्तों कन्विंस का मतलब होता है किसी बात से सहमत हो जाना, किसी बात पर यकीन आ जाना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, किंग सूर्यवंशी वॉज कन्विंस्ड, जो राजा सूर्यवंशी थे वो इस बात पर सहमत हो गए, उन्हें यकीन आ गया, बाय सच वर्ड्स, इन शब्दों को सुनकर, एंड ही सून ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, और उन्होंने जल्दी ही अपने सिपाहियों को आदेश दिया, मे दिस ओल्ड लेडी बी हैंग्ड टुमारो, मतलब कल इस बूढ़ी महिला को फांसी पर चढ़ाया जाए, लटकाया जाए। आई डू नॉट वॉन्ट टू सी हर फेस एवर अगेन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य को बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और दूसरी देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। पहली वर्ब है वांट, जिसका मतलब चाहना, और दूसरी वर्ब है सी। तो जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का प्रयोग करना है, और उसके बाद आपको वर्ब की टू के बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, आई डू नॉट वॉन्ट टू सी हर फेस एवर अगेन, मतलब मैं फिर दोबारा कभी उसका चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ। ऑन हियरिंग दिस डिसीजन ऑफ द किंग द ओल्ड लेडी केम रनिंग एंड प्लीडिंग फॉर हर लाइफ। क्या अर्थ हुआ, ऑन हियरिंग दिस डिसीजन ऑफ द किंग, राजा के इस डिसीजन को, मतलब निर्णय को, फैसले को सुनने के बाद द ओल्ड लेडी केम रनिंग, और दोस्तों कम रनिंग मतलब भागते हुए आना, सेकंड फॉर्म में केम रनिंग, जो बूढ़ी महिला थी वो भागते हुए आई, एंड प्लीडिंग, और विनती करते हुए, फॉर हर लाइफ, अपने जीवन के लिए विनती करते हुए, शी क्राइड, वह रोई या कह सकते हैं चिल्लाई, सर श्रीमान, आई एम नॉट अ विच, मैं डायन नहीं हूँ, प्लीज़ डू नॉट किल मी, कृपया मुझे मत मारिए, बिलीव मी ओ लॉर्ड, मतलब महाराज मुझ पर विश्वास करिए। द किंग रिमेन्ड एडमेंट एंड डिड नॉट लिसन टू हर। दोस्तों देखिए यहाँ दोबारा से फिर रिमेन का यूज़ आपको देखने को मिला है, और जैसा मैंने आपको बताया था, जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ आप ये दिखाना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी अवस्था में बना रहा, तो इस चीज़ को दर्शाने के लिए रिमेन का प्रयोग हमें करना होता है, और रिमेन के साथ आप किसी भी एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। और ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए रिमेन की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। और दोस्तों आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। एडमेंट का मतलब होता है अडिग रहना, अटल रहना। तो क्या अर्थ हुआ, द किंग रिमेन्ड एडमेंट, मतलब जो राजा थे वो अटल रहे, अडिग रहे, एंड डिड नॉट लिसन टू हर, और उन्होंने उसकी बात को नहीं सुना। सीइंग ऑल दिस, ये सब देखकर द चीफ मिनिस्टर थॉट, और थिंक की सेकंड फॉर्म में थॉट मतलब सोचना। सीइंग ऑल दिस, ये सब देखकर द चीफ मिनिस्टर थॉट केयरफुली, मतलब जो चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, थॉट केयरफुली, उन्होंने ध्यानपूर्वक सोचा, एंड रिक्वेस्टेड द किंग, और उन्होंने राजा से अनुरोध किया, सर श्रीमान, कैन यू प्लीज़ पोस्टपोन द डेथ सेंटेंस ऑफ दिस ओल्ड लेडी बाय अ फ्यू मोर डेज। क्या अर्थ हुआ, दोस्तों पोस्टपोन का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे बढ़ा देना, उसे पोस्टपोन कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि श्रीमान, कैन यू प्लीज़ पोस्टपोन द डेथ सेंटेंस ऑफ दिस ओल्ड लेडी। डेथ सेंटेंस का मतलब था मौत की सज़ा। तो उन्होंने क्या कहा कि श्रीमान, क्या आप इस बूढ़ी महिला की जो डेथ सेंटेंस है, मतलब जो मौत की सज़ा है, क्या आप उसे थोड़ा बढ़ा सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, मतलब आगे के लिए उसको स्थगित कर सकते हैं। बाय अ फ्यू मोर डेज, कुछ और दिनों तक आगे बढ़ा सकते हैं। एज, जैसे कि आई वॉन्ट सम टाइम टू थिंक, मतलब मैं थोड़ा समय चाहता हूँ, मुझे कुछ समय चाहिए, टू थिंक, सोचने के लिए, एंड सेव एवरीवन, और सबको बचाने के लिए। द किंग अग्रीड टू पोस्टपोन हर डेथ सेंटेंस बाय 1 वीक। तो क्या अर्थ हुआ, जो राजा थे वो सहमत हो गए, अग्री मतलब सहमत होना, सेकंड फॉर्म में अग्रीड, जो राजा थे वो सहमत हो गए टू पोस्टपोन हर डेथ सेंटेंस, उसकी मतलब मौत की सज़ा को पोस्टपोन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, 1 हफ्ते आगे बढ़ाने के लिए जो राजा थे वो सहमत हो गए। चलिए आगे देखिए। आफ्टर 1 वीक, मतलब कि 1 हफ्ते के बाद, चिंतामणि वेंट अगेन टू द किंग, और ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट, ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, मतलब कि 1 हफ्ते के बाद चिंतामणि वेंट अगेन टू द किंग, चिंतामणि दोबारा राजा के पास गए, एंड सैड, और कहा, सर श्रीमान,
आई हैव इंक्वायर्ड अबाउट दिस ओल्ड लेडी। दोस्तों इस वाक्य में हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इंक्वायर का मतलब पूछताछ करना, थर्ड फॉर्म इंक्वायर्ड, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम वर्तमान में, प्रेजेंट मतलब कि वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ किसी क्रिया को पूरा होना दिखाते हैं, तो इस तरह का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक हफ्ते के बाद चिंतामणि राजा के पास दोबारा गए और कहा, श्रीमान आई हैव इंक्वायर्ड अबाउट दिस लेडी, मतलब मैंने इस बूढ़ी महिला के बारे में पूछताछ की है। शी इज़ नॉट अ विच एट ऑल, और दोस्तों एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी, तो आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए। तो शी इज़ नॉट अ विच एट ऑल मतलब ये बिल्कुल भी डायन नहीं है। शी इज़ अ पुअर एंड हंग्री ओल्ड विडो, विडो मतलब विधवा, शी इज़ अ पुअर एंड हंग्री ओल्ड विडो मतलब ये एक गरीब और भूखी बूढ़ी विधवा है। ओल्ड विडो मतलब बूढ़ी विधवा है। फ्रॉम अ नियर बाई विलेज, एक नज़दीकी गांव से। शी हैड कम टू आर सिटी इन सर्च ऑफ सम मनी फूड एंड वर्क, क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। उन्होंने आगे क्या बताया, शी हैड कम टू आर सिटी इन सर्च ऑफ सम मनी फूड एंड वर्क, मतलब ये है हमारे शहर आई थी, हमारे शहर में आई थी। इन सर्च ऑफ सम मनी, कुछ पैसों की तलाश में, फूड खाने की तलाश में, एंड वर्क और काम की तलाश में। शी यूज्ड टू रन आफ्टर पीपल, और दोस्तों यूज टू का यहाँ प्रयोग किया गया। यूज टू का प्रयोग पास्ट की किसी आदत को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, शी यूज टू रन आफ्टर पीपल मतलब ये लोगों के पीछे भागती थी। आस्किंग फॉर फूड, खाना मांगने के लिए। बट पीपल मिस्टूक हर फॉर ए विच, और लेकिन लोगों ने इसे गलती से डायन समझ लिया। यू प्लीज़ थिंक फॉर योर सेल्फ, आप इस बात को खुद सोचो। हैड शी रियली बीन अ विच, यदि ये वास्तव में डायन होती, देन द सोल्जर्स, फिर वो जो सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, हु कॉट हर, जिन्होंने इसे पकड़ा, मस्ट हैव सफर्ड सम लॉस, उन्हें अवश्य ही कोई नुकसान मतलब उन्हें कोई ज़रूर कोई नुकसान हुआ होता, उन्हें कोई ज़रूर कोई नुकसान उठाना पड़ता। बट लेकिन नथिंग हैज़ हैपन टू देम, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ है। मोर ओवर, वैसे भी, वैन शी केम टू द कोर्ट, वैसे भी मतलब वैन शी केम टू द कोर्ट, जब वो दरबार आई, दैट वॉज द टाइम, ये वो समय था, वैन जब द मैसेंजर केम, जब वो संदेशवाहक वो आया, विद द वाइटल न्यूज़, उस ज़रूरी खबर के साथ। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, वाइटल एडजेक्टिव है जिसका मतलब ज़रूरी। तो उसने क्या बताया चीफ मिनिस्टर ने कि वैसे भी मतलब वैन शी केम टू द कोर्ट मतलब उस दरबार आई, दैट वाज द टाइम, ये वो समय था जब वो संदेशवाहक दरबार आया उस ज़रूरी न्यूज़ के साथ, ज़रूरी खबर के साथ। डोंट यू थिंक, क्या आपको नहीं लगता है, दैट दिस लेडी दिस वे, इस तरीके से, द लेडी वॉज लकी फॉर अस, की जो महिला है वो हमारे लिए लकी है, मतलब कि हमारे लिए भाग्यशाली है। चलिए आगे देखिए। द किंग हर्ड हिज मिनिस्टर, हियर मतलब सुनना, HEAR, हियर मतलब सुनना, और ये सेकंड फॉर्म में हर्ड, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। द किंग हर्ड हिज मिनिस्टर मतलब राजा ने अपने मंत्री की बात को सुना, अपने मंत्री चिंतामणि की बात को सुना, एंड थॉट, और सोचा, केयरफुली, और ध्यान से सोचा। ही देन सेड, फिर उन्होंने कहा, चिंतामणि यू आर राइट, चिंतामणि आप उचित हो, आप ठीक हो। द ओल्ड लेडी इज़ नॉट बैड एंड अनलकी, मतलब जो बूढ़ी महिला है वो बुरी या फिर अनलकी, अभाग्यशाली नहीं है। इंस्टीड मतलब कि बजाय। शी इज़ वेरी गुड, वह बहुत अच्छी है। हेल्पफुल है वो मददगार है। एंड लकी फॉर आवर एंटायर स्टेट, और वो हमारे पूरे राज्य के लिए भाग्यशाली है। इट इज़ बिकॉज ऑफ हर, और ये उसी की वजह से है, दैट की वी बिकेम अवेयर, हम जो है वो अवेयर हुए, मतलब हमें इस बारे में पता चला। और दोस्तों अवेयर का मतलब होता है अवगत होना, पता चलना। वी बिकेम अवेयर ऑफ आर एनिमी, हमें अपने दुश्मन के बारे में पता चला। एंड नाउ, और अब, वी कैन प्रिपेयर आर सेल्व्स वेल, और हम अपने आप को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। प्रिपेयर मतलब तैयार करना। वेल इन एडवांस मतलब हम अपने आप को एडवांस में ही, मतलब पहले से ही खुद को तैयार कर सकते हैं। एंड सेव आर स्टेट, और अपने राज्य को बचा सकते हैं। फ्रॉम किंग विजयनंद अटैक, राजा विजयनंद के हमले से अपने राज्य को हम बचा सकते हैं। आगे देखिए। यू आर वेरी वाइज, आप बहुत समझदार हो। यू हैव सेव्ड मी
फ्रॉम कमिटिंग द सिन ऑफ किलिंग एन ओल्ड पुअर एंड इनोसेंट लेडी। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों यहाँ भी हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। और उसके अलावा आप इस वर्ड की मीनिंग को नोट कर लीजिए, वर्ड मीनिंग नोट करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। SIN सिन का मतलब पाप, और कमिटिंग द सिन मतलब होता है पाप को करना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? उन्होंने क्या कहा राजा साहब ने? यू आर वेरी वाइज, आप बहुत समझदार हो। यू हैव सेव्ड मी फ्रॉम कमिटिंग द सिन ऑफ किलिंग एन ओल्ड पुअर एंड इनोसेंट लेडी। मतलब आपने मुझे बचाया है फ्रॉम कमिटिंग द सिन, एक पाप करने से, ऑफ किलिंग एन ओल्ड मतलब एक बूढ़ी, गरीब और निर्दोष महिला की हत्या करने का जो पाप है, आपने मुझे उस चीज़ से बचाया है। आई फील सो सॉरी फॉर माई फुलिशनेस, मैं अपनी मूर्खता के लिए सॉरी फील करता हूँ, मतलब दुखी महसूस करता हूँ। दैट आई गॉट स्वेड बाई पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि मैं पब्लिक की जो जनता की जो ओपिनियन था उनकी मैं राय में, मतलब उनकी राय में मैं आ गया, उनकी बातों में आ गया। एंड आई डिड नॉट यूज़ माई विजडम, और मैंने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग नहीं किया। आई डिड नॉट यूज़ माई विजडम एट ऑल, और मैंने अपनी बुद्धिमानी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया। थैंक यू सो मच फॉर योर राइट एडवाइस, आपकी सही सलाह के लिए, अच्छी उचित सलाह के लिए आपका धन्यवाद। द किंग देन ऑर्डर्ड टू रिलीज़ द ओल्ड लेडी, फिर राजा ने आदेश दिया टू रिलीज़ द ओल्ड लेडी, बूढ़ी महिला को रिलीज़ कर देने का, छोड़ देने का। एंड गेव हर मनी, और उसको पैसे दिए। टू सपोर्ट हर, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसका साथ देने के लिए। दोस्तों अब इस कहानी का मॉरल है, हम वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या मॉरल है? डू नॉट बिलीव इन फॉल्स रूमर्स एंड ट्राई टू वेरीफाई द ट्रुथ बिफोर यू एक्ट। चलिए, क्या मतलब है इस लाइन का? डू नॉट बिलीव मतलब विश्वास करना, यकीन करना, और दोस्तों फॉल्स रूमर्स का मतलब झूठी अफवाह। डू नॉट बिलीव इन फॉल्स रूमर्स मतलब झूठी अफवाहों पर भरोसा ना करें, यकीन ना करें। एंड ट्राई टू वेरीफाई, और कोशिश करें, टू वेरीफाई पुष्टि करने की, सत्यापित करने की, द ट्रुथ सच की, बिफोर यू एक्ट की मतलब बिफोर यू एक्ट मतलब कुछ भी करने से पहले आप उस चीज़ का मतलब उस चीज़ को पुष्टि करने की, स्थापित मतलब कि सत्यापित करने की कोशिश करें उस बात पर विश्वास करने से पहले। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी, और इस तरह से ये जो कल की कहानी थी ये उसका मतलब कि पूरी हो गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, साथ में जो मॉरल है उसने भी आपको कुछ सिखाया होगा। जैसा यहाँ पर स्टोरी में बताया गया है, हमें कभी भी दूसरों की बताई गई किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। हमें हमेशा ही इस बात पर पहले कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद भी उस बात का पता लगाएं। तो दोस्तों ये आज की स्टोरी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू रियली वांट टू अप्रिशिएट माय हार्ड वर्क, it's my request that just share this video with your friends, because if you share this video with those people who are looking for such videos, it is going to be very helpful for them. And you can share with this video with those people, with your friends, with your relatives, those who are looking to looking for such channel, because this video might help them to learn English and translation, and it can be very helpful in grammar learning. And apart from this guys, if you have any suggestion, you can do that, and you can just do that in the comment section. If you have any suggestion, any advice, and if you want to tell me anything by which we can improve our quality of video so that it can be more valuable, more good for you, so you can do that in the comment section. I also read your suggestion, and I always try to implement those suggestions in my videos, because your suggestions can help us a lot. And apart from this guys, in order if you really want to motivate me, and it's my request, do subscribe my channel. And apart from this, if you want, you can also join our channel, and you can be the member of English Babu. Thank you so much for listening. Have a nice day, and bye.